Hello everyone. Today we are discussing on the questions of breathing and exchange of gases. बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नीट के इंटरनली 3 से 4 आते हैं, लाइक 16 नंबर, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे अपने बेसिक जो मतलब पॉइंट है वहाँ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच एनिमल अमॉन्ग दी फॉलोइंग रिस्पायर वाया वकल कैविटी मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, मतलब कि वैसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके इंटरनली बकल कैविटी मॉइस्ट स्किन और लंग्स के माध्यम से श्वसन होता है, ठीक है। सो हाइड्रा, साइकॉन, फ्रॉग एंड अर्थवर्म, इन सब में से फ्रॉग जो होता है उसके इंटरनली बकल कैविटी मॉइस्ट स्किन और लंग्स के माध्यम से भी श्वसन होता है और ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है इसके इंटरनली, क्योंकि इसमें मॉइस्ट स्किन से श्वसन होता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब कि इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट का, ठीक है। सो इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट के इंटरनली आपका कॉकरोच आ जाएगा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट में ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन होता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, लाइक क्रे हो गया, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, मोलस्कस हो गया, लाइक यूनियो हो गया। तो क्लास के इंटरनली आपको उतने सारे एग्जांपल्स नहीं बताए गए हैं, ओनली आपको फिश बताया गया है, लेकिन इसके इंटरनली आप क्रे भी याद रखेंगे, फिश भी याद रखेंगे, प्रॉन, मोलस्कस, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फिश के ही प्रजाति है ये सब अलग अलग टाइप के। तो फिश के इंटरनली जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, वो कहलाता है मतलब ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, और उनमें गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज गिल्स। अगेन आते हैं, गिल्स को हिंदी में गलफड़ा बोलते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज्ड इन द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जब भी लंग्स के माध्यम से श्वसन होता है, लंग्स के माध्यम से श्वसन बॉडी में होता है, मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, ठीक है। तो जब भी मतलब कि रेस्पिरेशन लंग्स के माध्यम से होता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंग्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होते हैं वो किसके इंटरनली होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस में ही, क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो फ्रॉग के इंटरनली होता है, क्योंकि फ्रॉग जो होते हैं वो तीनों माध्यम से श्वसन करते हैं, लेकिन एक और मीडियम होता है स्किन का, और वो स्किन के माध्यम से श्वसन करते हैं, इसलिए उनके इंटरनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो फ्रॉग में स्किन के माध्यम से, उसके बाद ह्यूमन में लंग्स के माध्यम से, फिश के अंदर गिल्स के माध्यम से, और ये एक अलग ही टाइप का ऑप्शन है। अगेन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज्ड इन द ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, मतलब कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताना है जो कि ब्रोंकियल रेस्पिरेशन में यूज़ होता हो। तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन मतलब कि गिल्स के माध्यम से जिनमें श्वसन हो रहा है, दैट इज़ ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। एंड लंग्स में होता तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, स्किन से होता तो हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। लंग्स के माध्यम से श्वसन बर्ड्स में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी होता है, मैमल्स में भी होता है। स्किन से श्वसन होता है किसके इंटरनली, स्किन से श्वसन होता है फ्रॉग में, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब इन इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट के अंदर जो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, वो होता है ट्रैकिया। अभी मैंने आपको बताया ही था, ट्रैकिया जो होता है वो इंसेक्ट का श्वसन अंग होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, एमॉन्ग वर्टिब्रेट फिश एंड डैश वेयर एज द एम्फीबिया रेप्टाइल्स बर्ड मैमल्स रेस्पायर थ्रू डैश, मतलब कि ये जो वर्टिब्रेट होते हैं मतलब फिश, तो फिश के अंदर जो श्वसन होता है वो गिल्स से होता है, और एम्फीबिया के इंटरनली जो हमारा फ्रॉग आता है वो हो गया। उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब जो होते हैं वो लंग्स से श्वसन करते हैं, तो इसका ऑप्शन गिल्स और लंग्स हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैचिंग करना है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचिंग है, प्रत्येक ईयर नीट के इंटरनली 2 से 3 मैचिंग आते ही हैं, ठीक है। मैचिंग बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म उसके इंटरनली मॉइस्ट क्यूटिकल हम लगा देंगे, क्योंकि अर्थवर्म जो होते हैं वो मॉइस्ट क्यूटिकल के माध्यम से उनके इंटरनली श्वसन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कही जाती है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड गिल्स हो जाएगा, क्योंकि आर्थ्रोपोड के इंटरनली फिश वगैरह आते हैं। कॉकरोच एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट में ट्रैकिया से श्वसन होता है, और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स भी रहता तो वो लंग्स हो जाता, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर अब? सो 1 2 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द
ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि वैसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। तो आपको क्लास में बताया गया था कि ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं कॉमनली, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, मतलब कि वैसा ग्रुप आपको बताना है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो लंग्स के माध्यम से श्वसन करता है। तो एम्फीबिया, फ्रॉग जो होते हैं वो लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे के सारे लंग्स के माध्यम से, और इनको पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बार ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया गया। अर्थवर्म एंड इंसेक्ट, अर्थवर्म जो होता है वो एक प्रकार का इंसेक्ट का ही, मतलब कि समझिए कि इंसेक्ट के इंटरनली आने वाला एक प्रजाति है। सो इंसेक्ट एंड अर्थवर्म जो होते हैं वो ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। स्पॉन्जेस, सोलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, ये सब जो होते हैं वो हमारा गिल्स से करते हैं। फिश, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ये भी गिल्स से ही करते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू दियर, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रिशन होगा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा जा रहा है डिफरेंट एनिमल्स के लिए, तो हैबिटेट और उसके लेवल पे ये चेंज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉग जो होता है वो ज़मीन पे भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, इसीलिए उसके अंदर में रेस्पिरेशन अलग टाइप का है। मानव स्थल पे रहते हैं तो उनमें अलग टाइप का है। मछली पानी में रहती है, बट मछली का इंटरनली क्या होता है वो स्थल पे नहीं आती, सिर्फ पानी में रहती है, तो उसके अंदर कुछ अलग ही है, गिल्स, ठीक है। तो वो हैबिटेट पे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि वो जहाँ रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके श्वसन अंग भी होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी को न्यूट्रेंट देना, मतलब कि खाना, तो खाना से रिलेटेड तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं। एक्सक्रीशन मतलब कि कोई पदार्थ हम खाते हैं और खाने के बाद वो एक्सक्रीट किया जाता है, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ बन के निकलता है, तो वो एक्सक्रीशन कहलाता है, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। रिप्रोडक्शन मतलब कि एक प्रोजेनी से दूसरा प्रोजेनी का निर्माण होना, वो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। अगेन आएंगे नेक्स्ट एंड इस पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, मतलब ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट, किस चीज़ में, राइट और लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करता है, ना कि प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी। जब भी ट्रैकिया डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट लंग्स के इंटरनली तो वो ब्रोंक्यूल्स तक जाता है, और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो लास्टली हमारे एल्वोलाई से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो ब्रोंक्यूल इज़ द राइट आंसर्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is a thin elastic cartilaginous flap which prevent the entry of food, मतलब कि एक पतला सा कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो क्या प्रिवेंट करता है, रोकता है एंट्री ऑफ फूड को लैरिंग्स के इंटरनली, मतलब लैरिंग्स में खाना ना जाए, इसके लिए एक मतलब प्रिवेंटेड इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द बॉडी, मतलब लंग्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ सिचुएट होते हैं, तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे रिब्स के इंटरनली जो थोरैसिस कैविटी है उसी थोरैसिस कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल लाइक 25 मिनट तक का ये वीडियो होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, एट विच लेवल ऑफ थोरैसिस वर्टिब्रा ट्रैकिया डिवाइडेड, तो ये जो होता है जस्ट अभी हमने डिस्कस ही किया कि थोरैसिस वर्टिब्रा के इंटरनली ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है, तो वो 5th थोरैसिस वर्टिब्रा में डिवाइड होता है। हमारा ट्रैकिया ऐसे आता है और ये दोनों लंग्स है और इसी लंग्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है, और ये 5th थोरैसिक, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ तक मतलब हमारा वर्टिब्रा आता है, ठीक है। और वर्टिब्रा से वर्टिब्रल कॉलम आप याद रखेंगे पीछे की साइड में होता है, डोर्सल साइड में, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन, मतलब आदमी जो होता है उसके अंदर एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है, पैसेज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, फिर नसल पैसेज, फिर इंटरनल नोस्ट्रल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। बाकी आप देखेंगे तो गलत है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, नोज के बाद फेरिंग्स होना चाहिए, ये लैरिंग्स दिया गया है, तो ये गलत हो गया यहीं पे। सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे नोज के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स नहीं होगा, ब्रोंक्यूल्स एल्वोलाई से पहले होता है, तो ब्रोंकी पहले होगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नोज ब्रोंक्यूल्स, ये तो यहीं गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स सपोर्टेड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आंसर होगा।
एक्सेप्ट का मतलब होता है नहीं वाला, मतलब कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं लेकिन कौन से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नहीं होते, बाकी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ट्रैकिया होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। लेकिन हमारा लास्ट में जो एल्वोलाई से पहले ब्रोंक्यूल्स होता है उसके इंटरनली इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, ठीक है। इसीलिए आपको लिखवाया भी गया होगा कि ब्रोंक्यूल्स इज द कार्टिलेजिनियस रिंग, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। लंग्स आर कंप्राइज्ड बाय, लंग्स किस चीज़ से कंप्राइज्ड होता है? तो लंग्स जो होते हैं वो एक नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल एंड एल्वोलाई, मतलब 3 चीज़ों से मिलकर के लंग्स बनता है। एक ब्रोंकी, दूसरा ब्रोंक्यूल, तीसरा एल्वोलाई, ठीक है। ओनली एल्वोलाई गलत हो जाएगा। प्लूरा तो एक फ्लूइड होता है, लंग्स के ऊपर लगता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्रोंकी, डिफरेंट टाइप के ब्रोंकी से वो नहीं बन सकता, ठीक है। सो करेक्ट सीक्वेंस इज दिस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, मतलब कि आपको लंग्स का गैसेस एक्सचेंज का साइट बताना है। तो वो एल्वोलाई होता है, जो सबसे लास्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आपको डिटेल बताया गया है। अगेन नेक्स्ट हम देखेंगे द फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है कंडक्टिंग पार्ट किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। वो फिल्टर का काम करता है, वार्म एंड मॉइस्चर एयर को रोकने का काम करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। एंड बाकी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। उसके बाद फिल्टर ऑफ एयर वनली गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड वार्म ऑफ द एयर, मतलब कि ये वनली लगा हुआ है, इसलिए ये जो है ऑल आर डन, सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए थे, ठीक है। मतलब सबके सब एक साथ होने चाहिए थे, इसलिए करेक्ट होंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस कर दिया बाकी फिल्टर कोई और करेगा, ऐसा नहीं होता। सबके सब वो मतलब फिल्टर और एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एंड वार्म ऑफ द एयर सब करने का काम कौन करते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं, ठीक है। वो उसका फंक्शन हो गया, काम हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे है क्या कहा जा रहा है? द चैम्बर फॉर्म्ड डोर्सली, डोर्सल और वेंट्रल मतलब आपको मैंने बता रखा था। डोर्सल का मतलब होता है पीछे की साइड और वेंट्रल का मतलब होता है आगे की साइड, ठीक है। कोई आदमी खड़ा है तो उसके आगे की साइड को वेंट्रल बोलेंगे और पीछे की साइड को डोर्सल बोलेंगे। तो यहाँ पे है द चैम्बर फॉर्म्ड डोर्सली मतलब पीछे की साइड। तो हमारा ये जो ये लंग्स होता है, लंग्स के जस्ट पीछे देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम है, बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उसके बाद वेंट्रली मतलब आगे की साइड में स्टर्नम है, आपको भी पता है स्टर्नम हड्डी कहाँ पे होता है, ठीक है। एंड लेटरली बाय द रिब्स, और वो लेटरली रिब्स से घिरा हुआ है। और ऑन द लोअर साइड, और नीचे की साइड में वो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? एक थोरासिस कैविटी होता है और इसी थोरासिस कैविटी के अंदर हमारा लंग्स होता है। हमारे बॉडी के अंदर लंग्स की संख्या 2 होती है, दोनों लंग्स थोरासिस कैविटी में अटैच्ड होते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्वोलाई आर एंड देयर डक्ट फ्रॉम द, मतलब कि एल्वोलाई जो होते हैं और उसके अंदर जो डक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? तो एल्वोलाई जो होते हैं उसका काम होता है रेस्पिरेटरी ऑफ द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। मतलब कि जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उसके जो ऑर्गन हैं वो रेस्पिरेटरी एयर को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज 1। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड पाइप एराइज फ्रॉम, विंड पाइप कहाँ से एराइज होता है भाई? विंड पाइप जो होता है वो लैरिंग्स से एराइज होता है, क्योंकि लैरिंग्स को ही क्या कहा जाता है? लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं और यहीं से बट जाता है हमारा विंड पाइप। आपको भी पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे फूड पाइप में जाता है, ठीक है। एंड जब हम सांस लेते हैं तो एयर पाइप में जाता है, लेकिन ये जो होता है ये साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स होता है और यही विंड पाइप यहाँ से एराइज होता है, मतलब निकलते हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि कभी भी हमें साउंड निकालने के लिए फेरिंग्स की आवश्यकता पड़ती है, जो एनसीईआरटी लाइन में भी है और आपको क्लास में बताया भी गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने लायक, एंड आई थिंक ये नीट लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली। सो यहाँ है ड्यूरिंग स्वेल्विंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड epiglottis, ओके, जो कि एनसीईआरटी का लाइन ही है। एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स ट्रैकिया इज द स्टेंट ट्यूब स्टैंडिंग अप द मिड थोरैसिक कैविटी विच कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी, जो कि आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ ब्रोंक्यूल्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, जैसे कि यहाँ मिड थोरैसिस, यहाँ ब्रोंक्यूल्स है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है इसलिए गलत हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। मतलब कि हमारा ये जो ट्रैकिया होता है वो कब कोलैप्स करता है? उसी चीज़ को, मतलब कोलैप्स ना करे इसके लिए कौन प्रिवेंट करता है? कार्टिलेजिनियस रिंग, वो छोटे छोटे जो रिंग्स लगे होते हैं ना, उसी रिंग्स को, ये आपको दिख सकता है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे रिंग लगे हुए हैं, इसी रिंग से क्या होता है? हमारा ट्रैकिया प्रिवेंट होता है।
तो करेक्ट सीक्वेंस इज फोर्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेंट्रली एंड लेटरली द थोरेसिस चैम्बर इज फॉर्म्ड। मतलब कि वेंट्रली देखा जाए तो थोरेसिस चैम्बर किस चीज़ से फॉर्म्ड होता है, तो वो स्टर्नम रिब्स से बना होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे आगे में ही वो मतलब थोरेसिस कैविटी है। और आपको बताया भी गया एनसीईआरटी के पहले वाले लाइन में भी कि स्टर्नम रिब्स और पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्लूरल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। प्लूरल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इट इंक्रीज फ्रिक्शन ऑफ द लंग्स ऑफ द सरफेस। ये जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन क्यों लगाया जाता है, ताकि वो फ्रिक्शन लेस रहे, वहाँ फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन नहीं होने से क्या होता है कि हमारा ये जो हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स कभी फूलता है कभी फचकता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, लंग्स के अंदर कुछ रगड़न से कुछ ख़राब ना हो जाए, मसल्स वो वहाँ पे ख़राब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस बनाया जाता है ताकि वहाँ पे घर्षण ना हो। और यहाँ पे लिखा है इट इंक्रीज घर्षण, मतलब क्या फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, तो ये एक्सेप्ट मतलब गलत, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी सारा ऑप्शन सही है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिस रिंग लाइनिंग, बिल्कुल सही है। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, ये भी सही है। एंड प्लूरल फ्लूइड इज प्रिवेंट बिटवीन दैम, दिस इज आल्सो करेक्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द थोरेसिस चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली। हमारा थोरेसिस चैम्बर डोर्सल मतलब पीछे की साइड, वर्टिब्रल कॉलम, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रली मतलब आगे की साइड हमारा रिब्स हो सकता है, स्टर्नम हो सकता है, दिस इज करेक्ट। एंड फिर उसके अगल बगल में लोअर साइड में रिब्स हो जाएगा और लास्ट में हमारा नीचे की साइड में डायफ्राम हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे व्हेन अ पर्सन ब्रीथ थ्रू अ एयर ट्यूब, मतलब कि कभी कभी पर्सन क्या करता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है, किसके माध्यम से, एयर ट्यूब के माध्यम से, इन द डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया, जिसको हम ट्रैकियोमी बोल सकते हैं। एंड इट मे बी लीड टू द सीरियस लंग्स कॉजिंग क्रशिंग एंड इन्फेक्शंस ड्यू टू। तो वो किस चीज़ के लिए, कूलिंग इफेक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, गर्म नहीं हो पाएगी, मतलब कूलिंग इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ड्राई इफेक्ट भी नहीं हो सकता, नॉन फिल्टरिंग इफेक्ट भी, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चंस के मतलब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, स्किन ऑफ मैन का जो स्किन होता है कैन नॉट एक्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, मतलब इट इज़ ड्राई, वो सूखी होती है, इट नॉट बी द थीन, वो पतली नहीं होती है, एंड इट नॉट बी परमिएबल O2 एंड CO2, मतलब मैन आदमी जो होता है वो स्किन से श्वसन क्यों नहीं ले सकता, तो स्किन से इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो ड्राई होता है, उसका जो मतलब कि हमारे जो ये आपको दिख सकता है यहाँ पे ये ड्राई है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इट इज़ थीन, मतलब पतला होता है, हमारा ये जो स्किन है वो थोड़ा पतला नहीं होता, थोड़ा मोटा होता है। और मोटा जब रहेगा चमड़ा तो वहाँ पे हम अच्छे से डिफ्यूज़ नहीं कर सकते ऑक्सीजन को, ठीक है। एंड इट नॉट बी परमिएबल O2 एंड CO2, और वो परमिएबल नहीं हो सकता। परमिएबल कहने का मतलब वो सेमी परमिएबल भी नहीं होता और परमिएबल भी नहीं होता, ठीक है, मतलब कि आर पार नहीं जा सकता। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सब के सब कारण है स्किन से मैन के अंदर श्वसन ना होने का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीथिंग मूवमेंट इन द मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो होते हैं, क्या वो रिप्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स या फिर लैरिंग्स, क्या वो लैरिंग्स से, मतलब क्वेश्चंस पढ़िए। द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट, मतलब कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता ब्रीथ मूवमेंट ऑफ द मैमल्स के ब्रीथिंग के लिए, तो लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। रिप्स काम में आता है, डायफ्राम नीचे की साइड से वो काम आते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बिल्कुल वर्क करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब कि ये करेक्ट नहीं है, इसलिए गलत हो गया, मतलब सही हो गया, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमल्स लंग्स हैव, यहाँ पे न्यूमरियस एल्वुलाई टू, मतलब कि न्यूमरियस एल्वुलाई के लिए पूछा जा रहा है, तो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर द गैसेस डिफ्यूजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है एक्सपायरेशन से रिलेटेड है, मतलब कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, लो हो जाने के बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो वो एक्सपायरेशन कहलाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen will be the pulmonary ventilation, this is not a good question। आगे आते हैं। डायफ्राम इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर, डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल मतलब सही बात है। एंड मसल्स स्ट्रक्चर विच सेपरेट, और वो किस चीज़ के मसल को सेपरेट करते हैं, थोरेसिस कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिस कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से आया हुआ जो स्किन होता है उसको स्ट्रक्चर को वो सेपरेट करने का काम करते हैं, ठीक।
And the next questions, which happen when pressure within the pulmonary cavity is higher than the atmospheric pressure। मतलब पल्मोनरी प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई होगा तो वहाँ पे एक्सपल्सन ऑफ एयर हो जाएगा, एयर का एक्सपल्सन होता है। ठीक है, आपको बताया गया है पल्मोनरी प्रेशर क्या है, पल्मोनरी कैविटी के इंटरनली मतलब कि हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर काफ़ी हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो वो CO2 को क्या करेगा, एक्सपोज करेगा, मतलब कि एक्सपल्सन होगा वहाँ पे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आप देख सकते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द ब्रीथिंग रेट ऑफ द नॉर्मल हेल्दी मैन। नॉर्मल हेल्दी मैन का ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 12 से 16 टाइम आपको बताया गया है। नेक्स्ट, द टाइडल वॉल्यूम ऑफ नॉर्मली हेल्दी मैन 6000 से 8000 ml पर मिनट। अगेन, द टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वुलस कैपिलरी इज, द राइट आंसर इज लेस दैन 1 mm। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के टाइम में डायफ्राम क्या होते हैं, डोम शेप के हो जाते हैं, वो ऊपर की चले जाते हैं, ऊपर के साइड में। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे खोजना है। ट्रू स्टेटमेंट के लिए विद द फॉलोइंग रेफरेंस ऑफ द नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के इंटरनली। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन इज पैसिव प्रोसेस विच वेयर एज द एक्सपायरेशन इज एक्टिव। एक्सपायरेशन एक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि जब नॉर्मल हम श्वसन करेंगे, नॉर्मल जब हम सांस लेंगे तो वहाँ पे हमारा इंस्पायरेशन एक्टिव होगा और एक्सपायरेशन जो होगा वो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायरेशन का वहाँ पे चर्चा ही नहीं होगा, एक्सपायरेशन बिल्कुल लो क्वालिटी में होगा। और हम जो सांस जैसे कि इंस्पायरेशन जो करेंगे, सांस जो लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एयर जाएगा और काफ़ी कम मात्रा में इंस्पायरेशन होगा, हवा निकलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस अरेंज करना है ये सीक्वेंस को। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिलैक्सेशंस ऑफ द डायफ्राम एंड स्टर्नम। क्या डायफ्राम जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं स्टर्नम के ऊपर में। ठीक है, सही बात है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, ये भी सही है। एंड इंक्रीज द पल्मोनरी प्रेशर, सबसे पहले हो जाएगा A, उसके बाद 2, उसके बाद 4, तब 3, 1 2 4 एंड 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next questions is which of the following volume is not include in the vital capacity। मतलब इनमें से कौन सा वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड नहीं होता है। तो VC का मतलब होता है TB, IRV, ERV, तीनों को जब जोड़ देते हैं तो VC बनता है वाइटल कैपेसिटी। लेकिन RV जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है तो RV तो इंक्लूड नहीं होता ना। TB, ERV, IRV तीन चीज़ इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, तो ये गलत हो गया, इसीलिए नॉट इंक्लूडेड, दिस इज द करेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू बताना है इन द 1 मिनट, नॉर्मली हेल्दी के लिए 1 मिनट में तो 6000 से 8000। ठीक है, यहाँ पे 500 ml भी रहता है तो वो भी करेक्ट होता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, द टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। जब भी हम हवा लेते हैं और हवा लेने के बाद निकालने के बाद कुछ रिमेनिंग, कुछ बच जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। और RV का वैल्यू होता है 1100 से 1200। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन करने के बाद फिर बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं FRC। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ERV प्लस RV। ERV का वैल्यू होता है 1000 से 1100, RV का वैल्यू होता है 1100 से 1200। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा जितना आता है वो आप कमेंट में करेंगे आंसर। ठीक है, कमेंट में बताएंगे कि FRC का वैल्यू कितना होता है सारे लोग। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दिस इज IRV 2500 से 3000। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पर्सन एक्सहेल्ड आउट फोर्सफुली बाय द applying for all for this effort, and what will be the pulmonary volume एक्सेल्ड बाय द हीम इमीडिएटली अंडर द नॉर्मल कंडीशन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम कहने का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे आ रहा है। द राइट आंसर इज TB प्लस ERV। TB प्लस IRV रहता तो हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे जो कि मैचिंग का पूछा गया है और मैचिंग में आपको मैच करना है। जैसे टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम का 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का हो जाएगा 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, रेजिडुअल वॉल्यूम का 1100 से 1200, वाइटल कैपेसिटी 3500 से 4000 से 4100 तक हो सकता है। 4600 भी मतलब आप ले सकते हैं उसके अगर डाटा अगर ऐड करें तो। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। ठीक, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। वाइटल कैपेसिटी, इसका वैल्यू आपको कमेंट में बताना है, वाइटल कैपेसिटी का वैल्यू कितना होता है। सो वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर हम रेजिडुअल वैल्यू हटा लेते हैं तो वाइटल कैपेसिटी निकलता है। मतलब TLC बराबर आपको बताना है, ये भी बताना है कि TLC का वैल्यू क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी का वैल्यू क्या होता है और RV क्या होता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। ठीक,
अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ द लंग्स कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बाय द स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से हम किस चीज़ को मतलब कि निकाल सकते हैं उसका वैल्यू। तो स्पाइरोमीटर से एक ही चीज़ नहीं निकलता है, वो होता है आरवी। जिसमें आरवी आएगा उसे हम स्पाइरोमीटर से नहीं माप सकते। दिस इज़ द गुरु मंत्र, ठीक है। सो यहाँ पे है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको माप सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम माप सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी माप सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आरवी आएगा नहीं मापेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर कर दिया और उसके बाद कुछ रिमेनिंग बच गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आपको यहाँ पे सॉरी एफआरसी बोलते हैं उसको। एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में होता है एफआरसी मतलब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका कितना वैल्यू होता है आपको कमेंट में बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन होता है 2300, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड साक द एल्वुलाई दे डू नॉट हैव द कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज द वॉल्यूम ऑफ एनाटोमिकली डेड स्पेस इज नॉर्मली। तो एनाटोमिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नॉट बी मेजर बाय द स्पाइरोमीटर। अभी हमने बताया था आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय द यूजिंग ऑफ स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से ही पता चलता है कि हम कितना हवा ले रहे हैं, कितना हवा हम निकाल रहे हैं, दिस इज, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है टोटल लंग कैपेसिटीज़। टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है? टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है मतलब कि इस पूरे मतलब रिब्स के इंटरनली जो लंग्स है, इस पूरे लंग्स की क्षमता, इसकी औकात क्या है? तो इसकी औकात है 6 लीटर तक का श्वसन मतलब कि सांस लेने की, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी आरवी को, ईआरवी को, टीवी को, आईआरवी को सब को मिला देंगे ना तो टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम इज, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर इन नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। इसका वैल्यू होता है 500 ml का, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आप डिफिनीसन याद कर सकते हैं यहाँ से, आईआरसी का, आईआरवी का, ईआरवी का, टीवी का, ये सब डिफिनीसन होता है, ठीक। अगेन नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ हेल्दी मैन कैन एक्सपायर एंड इंस्पायर 6000 से 8000 ml। 6000 और 8000 ml आपको याद रखना है पर मिनट, एक मिनट में, ठीक है। और इसका एवरेज देखा जाए एक बार में तो एक बार जब लेता है तो 500 ml लेता है, ठीक है। और उसी प्रकार 12 से 16 बार लेते हैं तो 500 गुने 12 और 500 गुने 16 जब गुना करेंगे तो 6000 से 8000 आएगा डाटा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो वैल्यू ऑफ PCO2। PCO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लंबा हो रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन जितने कराए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वैल्यू ऑफ PCO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर एल्वोलाई एंड टिश्यू रिप्रेजेंट, ठीक है। तो PCO2 एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत कम होता है, 0.3 mm का, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद एल्वोलाई, एल्वोलाई में 40 mm Hg होता है, तो 40 mm Hg यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर टिश्यू के अंदर 45, यहाँ पे 95, यहाँ पे 95 जो होता है वो O2 के लिए होता है, तो ये गलत हो गया। और बाकी O2 के लिए रहता तो ये यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। CO2 बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, CO2 बाइंड विद द डैश पार्ट ऑफ HB। HB का कौन से पार्ट से वो डिवाइड होता है मतलब कि ऐड होता है। तो ये हमने मतलब कि हमने आपको क्लास में ये नहीं बताया था, बट ये आप यहाँ से याद करेंगे। CO2 बाइंड जो होता है वो एमाइनो ग्रुप ऑफ द ग्लोबिन से बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस। परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फ्रॉम द थ्रू द प्लाज्मा। तो अबाउट 90%, लाइक 90%, सॉरी 3% तक। आपको बता दूं कि O2 जो होता है वो 97% RBC से ट्रांसपोर्ट होता है और 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक। और वही अगर CO2 पूछा जाता तो CO2 के लिए हम आगे देखेंगे। वैल्यू ऑफ PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द एल्वोलाई एंड टिश्यू रिस्पेक्टिवली इज 104 mm Hg, जो कि एल्वोलाई का होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और टिश्यू का होता है 40 mm Hg। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एग्जामों में। अगेन नेक्स्ट है हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HB, दिस इज 4th, ठीक है।
मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, ये हिंदी मीडियम के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे है सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज डैश टाइम हायर देन दैट ऑफ O2। सॉलिबिलिटी बताना है CO2 का कितना टाइम हायर होता है O2 से, तो 20 से 25 टाइम, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस है विच फैक्टर फेवर द बाइंडिंग ऑफ CO2 विद Hp इन द टिश्यू। द राइट आंसर इज हाई PCO2 एंड लो PO2। अब PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा आंसर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं इन द एल्वुलाई में ऑफ द लंग्स, दिस इज मोर देन दैट ऑफ द ब्लड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन आते हैं CO2 और PCO2 का आपको पार्शियल प्रेशर बताना है। तो O2 जो होता है या फिर CO2 का हम बाद में बताएंगे, पहले O2 का। तो O2 जो होता है वो कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कितना परसेंट, 97% RBC के थ्रू करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 97% RBC किसके द्वारा, RBC के द्वारा। और फिर रिमेनिंग इन द और 3% जो होते हैं वो प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन फिर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द मिनिमम एटमॉस्फेरिक एयर। सबसे कम CO2 में होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में होता है सबसे कम। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, मिनिमम मतलब कम होता है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जाता तो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is oxyhemoglobin dissociation in the oxygen and hemoglobin at low O2 and pressure in the tissue, ठीक है। लो मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे लो होता है, ठीक है। और कहाँ पे, प्रेशर इन द टिश्यू के अंदर में, ठीक है। बाकी हाई यहाँ पे लिखा हुआ है हाई O2, तो O2 में तो हाई नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और ये डिसोसिएट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो लो O2 हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इन द टिश्यू में, ठीक। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The hemoglobin content per 100 ml of blood of the normal healthy man adult, the right answer is 16 से मतलब 12 से 16 ग्राम, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज फाउंड इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। तो एल्वुलाई ऑफ द लंग्स के इंटरनली देखा जाए तो हाई PO2 होता है और लो PCO2 होता है, ठीक है। और H+ कंसेंट्रेशन भी लो होते हैं। तो ये तीनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 5। अब कैसे करेक्ट होगा, तो आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि एल्वुलाई जो होता है लंग्स के इंटरनली, लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का सबसे कम होता है, और H+ कंसेंट्रेशन भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 इज कैरी बाय द हीमोग्लोबिन, दिस इज नोन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, O2 मॉलिक्यूल बाइंड टू डैश पार्ट ऑफ Hb। तो Hb के मतलब कि दो पार्ट होते हैं, एक हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होता है वो ऑक्सीजन के O2 को बाइंड करता है, और ग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के CO2 को बाइंड करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज दिस। ये क्वेश्चन आपको और इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवाया गया है, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप में आता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया था। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2 इज नोन एज, सो O2 एसोसिएशन कर्व हो जाएगा सिग्मोइड कर्व। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाई परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फ्रॉम द कंपेयर टू O2 एंड दिस इज बिकॉज, सो दिस इज द राइट आंसर, CO2 हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन द प्लाज्मा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच फैक्टर अफेक्ट द डिसोसिएशंस ऑफ O2 फ्रॉम द Hb, द राइट आंसर इज pH, PCO2, PO2, PCO2 एंड टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ, नॉर्मली पढ़ के आना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे देखेंगे हम। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाई 1 लीटर ऑफ ब्लड अंडर स्टेरॉइड कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेटली, सो आपको यहाँ पे बताना है स्टेरॉइड कंडीशन में अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 150 ml होता है, ठीक है। 150 ml आप याद रखेंगे, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिसोसिएशन ऑफ CO2 का जब डिसोसिएशन होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब कि PCO2 के साथ,
तो वहाँ पे जो एल्वुलाई का प्रेशर होता है PCO2 लेस देन एल्वुलाई, मतलब कि PCO2 जो होता है एल्वुलाई में वो कम होता है और PO2 जो होता है वो ज़्यादा होता है एल्वुलाई में। तो एल्वुलाई में PO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है, PCO2 का प्रेशर कम होता है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो है ये आपका एक रिएक्शन है जो कि आपको बताया गया था कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। Carbonic anhydrase is found in high concentration is, so erythrocyte is the correct options, ठीक है। अगेन आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ये थोड़े आउट ऑफ सिलेबस है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज, आपको यहाँ पे ये जो सीक्वेंस दिया गया इसी सीक्वेंस को चूज करना है। मतलब ब्लड कैरी द O2 इज 3 फॉर्म, मतलब 3 फॉर्म में कैरी होते हैं। करेक्ट परसेंटेज ऑफ CO2 का परसेंटेज बताना है। तो CO2 जो होता है वो आपको RBC के थ्रू 20 से 25%, उसके बाद बाइकार्बोनेट से 70% और डिजॉल्व इन द प्लाज्मा में 7% होता है, ठीक है। बाकी अगर 97% की बात की जाए तो वो O2 करता है, ना कि CO2, ठीक है। तो O2 के लिए RBC में 97 और प्लाज्मा में 3%, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड टू द एल्वुलाई बाई एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। तो प्रत्येक डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो होते हैं इन द 100 ml, 4 ml उसके अंदर क्या होता है CO2 ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है CO2। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, NCERT की लाइन है, मतलब NCERT की लाइन बाद दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, ये NCERT का यहाँ दिया हुआ है इसलिए। अगेन CO2 ट्रैप एज डैश एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डैश रिलीज आउट द O2, ठीक है। तो CO2 ट्रैप होते हैं बाइकार्बोनेट से और यहाँ पे वो मतलब ट्रांसपोर्ट हो गए और फिर रिलीज आउट हो जाते हैं CO2 किससे, एल्वुलाई से, ठीक। रिलीज मतलब कि वो निकल जाते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही चीज़ है जो आपको अभी हमने वहाँ फॉर्म में बताया। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, बाइकार्बोनेट के थ्रू 70%। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द कैरोटिड एंड ऑर्किड आर्च वेरी मच सेंसिटिव टू द इंक्रीज ऑफ PCO2 इज एंटीरियर ब्लड, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या कहा जाए, इस क्वेश्चन का मतलब है विच सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन द हाई लेवल कैन एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। द राइट आंसर इज 3 CO2 एंड H+ आयन्स, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी फाउंड इन द वर्कर वर्किंग इन द मिल में अगर कोई काम कर रहा है वर्कर तो उसके अंदर धूल कण मिट्टी या फिर उसको भूसा टाइप का जो वहाँ पे निकलता है वो उसको लग सकता है, मतलब उसके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर ORD इसको हो सकता है, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था एज इट इज़। उसके बाद इम्फाइसेमा में ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स को बोला जाता है और ये इम्फाइसेमा नाम की बीमारी सिगरेट पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज। एल्वुलर वॉल किस में डैमेज होता है, इम्फाइसेमा नाम की बीमारी में, और ये एक्सेस मात्रा में सिगरेट लेने से होता है, जो कि AIPMT में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा का इसमें सिम्टम्स क्या नहीं है, तो डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग तो भाई होता है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होता है, ठीक है। ब्रीथिंग नॉइज विजिंग, ब्रीथिंग नॉइज विजिंग, क्या विजिंग नहीं होता, विजिंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ये भी होता है, लेकिन एल्वुलर वॉल डैमेज नहीं होते। एल्वुलर वॉल डैमेज किस में होते हैं, इम्फाइसीमा नाम की बीमारी में, इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा में भी एट्रीब्यूट टू। अस्थमा जो होते हैं वो एक एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जो कि मास्ट सेल ऑफ द लंग्स के मास्ट सेल में होता है, ठीक है। अस्थमा जो होता है वो क्या करता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन से होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दमा की बीमारी, दम घुटने से होता है। अगेन हीमोग्लोबिन दैट इज ब्लड इन द कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है एंड देयर फॉर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन, दिस इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कार्डियक शिफ्ट, दिस इज नॉट गुड क्वेश्चन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लास्ट क्वेश्चन भी समझिए तो NCERT का ही है, लेकिन NCERT के पहले वाले आउट ऑफ सिलेबस NCERT का है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने तीनों बीमारी का भी देख लिया और बाकी ये सब जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सारा का सारा क्वेश्चंस अभी तक हमने कर लिया, लगभग हमने 100 से
100 से प्लस ही क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कहाँ पे आपको दिक्कत है, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलता है फिर अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।